अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स के बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स में सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो इनके टू मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफिकेशन होती है, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, और ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर तीन तरह के सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। जबकि ए ग्रैनुलोसाइट में आते हैं मोनोसाइट्स और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और इसके अलावा जो होते हैं प्लाज्मा सेल्स, वो भी वाइट ब्लड सेल्स की ही एक टाइप है। तो मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफिकेशन की होती है, लेकिन गाइटर में उन्होंने इन 6 को ही मतलब क्लास के तौर पे लिया हुआ है। तो गाइटर में ये मेंशन है कि वाइट ब्लड सेल्स की 6 जो है वो मेजर क्लासेज हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल हैं। ये 6 क्लासेज जो हैं गाइटर में मेंशन है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर जो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, यानी कि NEB और मोनोसाइट्स, इन सब का ओरिजिन यानी कि फॉर्मेशन होती है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स इनकी फॉर्मेशन होती है लिम्फाइड ऑर्गन्स के अंदर। लिम्फाइड ऑर्गन्स के अंदर लिम्फाइड ऑर्गन्स के हैं, लिम्फाइड ऑर्गन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं। ये इनके अंदर जो है लिम्फाइड टिश्यू होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं, इसके अंदर आते हैं लिम्फ नोड आ जाता है, उसके बाद टॉन्सिल है, उसके बाद थाइमस है। ठीक है, थाइमस के बाद सप्लीन है और पायर पैचेज ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियम है उसके नीचे जो है लिम्फॉइड टिश्यू जो है मौजूद होता है, जिसके अंदर लिम्फोसाइट हैं ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट ये बोन मैरो में बनते हैं, जबकि लिम्फोसाइट जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो बन रहे होते हैं। इससे ऑनवर्ड जो मूव करें तो इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल हैं, इनका लाइफ स्पैन होता है 4 से 8 घंटे ब्लड के अंदर। ठीक है, अपनी फॉर्मेशन के बाद 4 से 8 घंटे ये ब्लड के अंदर रहते हैं, और उसके बाद जो है टिश्यू के अंदर जब ये मूव करते हैं तो टिश्यू के अंदर अप्रॉक्सीमेट 5 डेज़ तक इनकी जो है लाइफ होती है। ठीक है, जबकि मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स जो हैं ये 10 से 20 आवर्स जो हैं ये ब्लड के अंदर रहते हैं। उसके बाद ये टिश्यूज़ के अंदर मूव कर जाते हैं और टिश्यूज़ के अंदर ये जाके इनलार्ज होते हैं और टिश्यूज़ के अंदर ये बना देते हैं मैक्रोफेजिस। ठीक है, तो मैक्रोफेजिस तरह मोनोसाइट से अराइज करते हैं। मोनोसाइट जब टिश्यू के अंदर मूव कर देता है तो मैक्रोफेज बनाता है। तो इनकी जो कंसनट्रेशन है WBCs की ब्लड के अंदर ये होती है अप्रॉक्सीमेट 4000 से 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, ये इनका नंबर होता है। और जो लार्जेस्ट सेल है जो ब्लड के अंदर मौजूद है वाइट ब्लड सेल में, वो मोनोसाइट होता है। अब मोनोसाइट जो है मैक्रोफेज मोनोसाइट से बड़ा है, लेकिन मैक्रोफेज जो है ब्लड के अंदर नहीं होता। ठीक है, ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल मौजूद है उनमें सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सेल है वो मोनोसाइट होता है। उसके बाद जो प्लेटलेट्स हैं उनको भी वाइट ब्लड सेल जैसा ही एक केयर के डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिहाज से उसको भी इम्पोर्टेंट जो है कंसिडर किया जाता है। उसको भी केयर के वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड ही एक स्ट्रक्चर के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है। अब प्लेटलेट्स जो है ये बोन मैरो के अंदर लार्ज सेल्स होते हैं, मेगा करियोसाइट्स। ठीक है, उनके फ्रैगमेंट्स से ये बनते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पे साइट ऑफ इंजरी पे ब्लड क्लॉट बना के जो पैथोजेंस हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। अब जो ये सेल्स थे ये बोन मैरो में बने हैं, और बोन मैरो से जब ज़रूरत पड़े तो ये टिश्यू में मूव कर जाते हैं। अब लिम्फोसाइट जो हैं ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बन रहे हैं। अब लिम्फॉइड ऑर्गन से ये लिम्फ के ज़रिए फ़्लो करते हैं, यानी कि लिम्फॉइड ऑर्गन से ये लिम्फ में फ़्लो करते हैं, और लिम्फ हम जानते हैं कि जाकर ड्रेन होता है ब्लड में। ठीक है, और ब्लड से ये दोबारा स्क्वीज़ करके ब्लड कैपिलरी से दोबारा जो है ये टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं, और टिश्यू से दोबारा जो है ये लिम्फ के अंदर मूव करते हैं। इस तरह इनका जो है साइकिल चलता रहता है।
यानी कि लिम्फ से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में, उसके बाद दोबारा लिम्फ में। इस तरह लिम्फोसाइट जो हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। या तो इनके टू मेथड्स होते हैं, इनके या तो डायरेक्ट ये जो सेल है बजाते खुद उसकी फैगोसाइटोसिस कर देता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, फॉरेन सेल को। और दूसरा तरीक़ाकार होता है कि या एंटीबॉडीज़ जो है बनाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, या जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और लिम्फोसाइट जो है स्पेसिफिक मैकेनिज्म के ज़रिए फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब फैगोसाइटोसिस में कौन से सेल एक्टिव हैं? फैगोसाइटोसिस में न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो हैं ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बाकी एंटीबॉडीज़ कौन बना रहे होते हैं? ये लिम्फोसाइट बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिम्फोसाइट की डिफरेंट टाइप्स हैं। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं, टी लिम्फोसाइट जो हैं वो डायरेक्टली किल कर देते हैं। तो लिम्फोसाइट जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इधर बेसिकली हमने मेनली फैगोसाइटोसिस को देखते हैं। अब नेक्स्ट हम फैगोसाइटोसिस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फैगोसाइटोसिस मेनली न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब मैक्रोफेजेस जो हैं वो मोनोसाइट से राइज करते हैं। तो सपोज़ कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी के अंदर न्यूट्रोफिल पड़े हुए हैं और यहाँ पे मोनोसाइट भी पड़े होंगे। इसको सपोज करना कि ये मोनोसाइट है, ठीक है, और ये एक न्यूट्रोफिल है। अब जब इनको स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस जो इनको कह रहा है कि जनाब टिश्यू जो है डैमेज हो चुका है, तो आज टिश्यू में आके आपने फ़ाइट करनी है फॉरेन पार्टिकल के साथ। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो है कैपिलरी वॉल के साथ इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने शो किया है कि ये सेल्स है, ये कैपिलरी वॉल के साथ आके जुड़ गया, ये कैपिलरी वॉल के साथ आके जुड़ गए हैं। तो जो कैपिलरी वॉल के साथ इनके इकट्ठे होना है इसको हम नाम देते हैं मार्जिनेशन का, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, मार्जिनेशन, या इसको दूसरा कहते हैं रोलिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो पहले नंबर पे कैपिलरी वॉल के साथ इकट्ठे हो गए, इसको मार्जिनेशन या रोलिंग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कैपिलरी वॉल से स्क्वीज करके इनके सुकड़ के ये जो पोर्स होते हैं कैपिलरीज के अंदर उनसे ये बाहर आ जाते हैं। तो जिनको स्क्वीज करके बाहर आते हैं कैपिलरी वॉल से, इसको हम नाम लेते हैं डायएपिडेसिस का, ठीक है। अब डायएपिडेसिस के जरिए सेल जो है यहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद ये एमेबाइड मूवमेंट जो है शो करता है। एमेबाइड मूवमेंट यानी कि एमेबा की तरह की सीडोपोडिया जो है फॉरवर्ड बनता है, ठीक है, सीडोपोडिया सेल को आगे जो है पुल करता है। तो थर्ड क्या होता है कि ये एमेबाइड मूवमेंट जो है शो करते हैं, ठीक है। अब एमेबाइड मूवमेंट ये किसके रिस्पॉन्स में शो करते हैं? डिफरेंट केमिकल जो हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज होते हैं। टिश्यू की डैमेज हुआ है, ठीक है, वहाँ पे फॉरेन कोई पार्टिकल आ गए, तो फॉरेन पार्टिकल वहाँ पे टॉक्सिन जो है रिलीज़ कर रहा होगा। उसके अलावा डैमेज टिश्यू से कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है यहाँ वो एक्टिवेट हो जाता है। कम्प्लीमेंट सिस्टम भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में जो है उनके केमिकल जो वहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा है उसके रिस्पॉन्स में क्या ये मूव करते हैं टुवर्ड डैमेज साइड। तो जिसकी मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल्स, इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं कीमोटैक्सिस का। यानी कि मूवमेंट का तरीक़ेकार क्या है? अमेबाइड मूवमेंट, अमेबा की तरह मूव कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट केमिकल के रिस्पॉन्स में है। इसलिए ये जो इनका फिनोमेना है, इनके ब्लड से मूव करके डैमेज साइड तक जाना, इसको कीमोटैक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब कीमोटैक्सिस करके डैमेज साइड पे पहुंचे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डैमेज साइड पे जाके इन्होंने क्या करना है? डैमेज साइड पे ये फैगोसाइटोसिस जो है स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल है उसको निकल निकल जाएंगे, ठीक है। अब फैगोसाइटोसिस किस तरह होती है? सपोज़ कर लें कि यहाँ पे मैं एक ड्रा कर रहा हूँ, ये एक न्यूट्रोफिल है, ठीक है, एक लार्ज न्यूट्रोफिल मैंने ड्रा किया। अब होता क्या है, यहाँ पे सपोज करें कि एक फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे ये पड़ा होगा, ये फॉरेन पार्टिकल है। अब क्या होता है कि न्यूट्रोफिल जो है इसके गिर्द सीडोपोडिया पुट करेगा, यानी कि सीडोपोडिया के साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये लाइजोसोम, इसको मैं ये इसके अंदर लाइजो ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। ये येलो कलर के ऑरेंज कलर के लाइजोसोम्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इसके गिर्द पुट करेगा, सीडोपोडिया यूँ पुट करेगा, ठीक है। सीडोपोडियम इसके गिर्द बनेंगे और आस्ता आस्ता ये जो है इस तरह मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ और फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। तो इन द एंड आगे क्या शेप हो जाएगी इसकी? कुछ इस तरह जो है सीडोपोडिया जो है इसको सराउंड कर लेंगे टोटली, यानी कि यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल जो है ये आ गया अंदर, क्योंकि सीडोपोडिया यहाँ से फ्यूज़ कर जाते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ठीक है। ये लाइजोसोम हो गया इसके अंदर और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ये जो यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल था, ठीक है, और ब्रेक करके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल बना देगा। अभी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल इसके अंदर बना है इसको हम नाम देते हैं फैगोसोम का, ठीक है, ये फैगोसोम है।
अब ये फैगोसोम के अंदर फॉरेन पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि लाइजोसोम आएंगे, लाइजोसोम आगे इसके साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में ठीक है, ये इसका एंटीजन पड़ा हुआ है, इसके साथ लाइजोसोम जो है फ्यूज़ कर गया। ठीक है, अब लाइजोसोम जो है अपनी सिक्रीशन जो है, अपने एंजाइम जो है इसके अंदर डिस्चार्ज कर देगा। तो वो एंजाइम क्या करेंगे, इस एंटीजन की तोड़ फोड़ जो है स्टार्ट कर देंगे इस फॉरेन पार्टिकल को। ठीक है, तो इस तरह के लार्ज कम्प्लेक्स बनेगा, इसके अंदर ये लाइजोसोम के एंजाइम पड़े हुए हैं और ये एंटीजन, ये जो फॉरेन पार्टिकल था, इसको उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह फैगोसाइटोसिस होती है इनके। सबसे पहले सीरोपोडिया पुट किया, फिर उसको बाद उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं ये। तो नीचे अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल बनता है, उसको नाम देते हैं हम फैगोसोम का। उसके बाद लाइजोसोम इसके साथ फ्यूज़ करके अपने एंजाइम जो हैं उसके अंदर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एंजाइम जब रिलीज़ हो जाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव वेसिकल का। इसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब अगर कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि वो लाइजोसोम के एंजाइम से डाइजेस्ट ना हो पाए, तो उनके पास एक और सिस्टम होता है कि जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज हैं इनके बैक्टीरिसिडल एजेंट्स जो हैं ये सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन रेडिकल आ जाता है, उसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया जो इन्होंने जो है निगला हुआ है उसको इनके ज़रिए मार देते हैं। अब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो इन जो बैक्टीरियासिडल एजेंट हैं, सुपर ऑक्साइड है, OH है, उसके अलावा H2O2 इनसे भी सर्वाइव कर जाता है, तो इनके अंदर एंजाइम होता है न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज के पास माइलोपेरोक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये H2 और Cl2 के दरमियान रिएक्शन करवा के हाइपोक्लोराइड जो है वो सिंथेसाइज करवाता है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग जो है बैक्टीरियासिडल एजेंट है, और ये उस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज की फैगोसाइटिक एक्टिविटी के दरमियान कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जो न्यूट्रोफिल है वो ब्लड के अंदर भी जो है फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लेकिन मैक्रोफेज जो है बनती टिश्यूज़ के अंदर है, तो टिश्यूज़ के अंदर ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी जो है परफॉर्म करते हैं। ब्लड के अंदर इनकी इमेच्योर फॉर्म होती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट ब्लड के अंदर कुछ हद तक फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं, लेकिन मेच्योर फॉर्म इनकी मैक्रोफेजेज है। ठीक है, और मैक्रोफेजेज जो है टिश्यू के अंदर न्यूट्रोफिल की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है फैगोसाइटोसिस के एजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल जो है 3 से 20 बैक्टीरिया निकल सकता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, जबकि मैक्रोफेज जो है 100 बैक्टीरिया तक निकल सकता है, और 100 बैक्टीरिया खाने के बाद भी ये डेथ से सर्वाइव कर देता है, क्योंकि ये जो अजाफी उसके पार्टिकल बच जाते हैं, रेजिड्यूज बच जाते हैं, उनको ही निकाल देता है। उसके अलावा मैक्रोफेज के पास लाइपेज एंजाइम भी होता है, जो कुछ बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है लिपिड से बनी हुई, उसको डाइजेस्ट करने में इनकी मदद देता है। अब न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो है फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने सेल्फ पार्टिकल या सेल्फ के जो सेल्स हैं इनको से ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इनको। किस तरह, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो मोस्टली होते हैं रफ। ठीक है, जबकि बॉडी के अपने सेल्स जो होते हैं उनकी सरफेस स्मूथ होती है। तो इस वजह से एक ये रीज़न है। उसके बाद दूसरी रीज़न आ जाती है कि बॉडी के अपने जो सेल्स होते हैं इनके ऊपर प्रोटीन्स की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जबकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर इस तरह की प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं होती। इस वजह से ये जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सेल्फ पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल्स में। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं बी लिम्फोसाइट से, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो एंटीबॉडीज़ जो है फॉरेन पार्टिकल के साथ मिलती हैं। ठीक है, और उनकी फैगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, उसके अलावा कम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्टिकल होता है, प्रोटीन होती है C3, वो भी उनकी फैगोसाइटोसिस को जो है फैसिलिटेट करती है। तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं ऑप्सोनाइजेशन का। ठीक है, यानी कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स की ऑप्सोनाइजेशन करती हैं, और ऑप्सोनाइजेशन से क्या मुराद है, यानी कि उनकी फैगोसाइटोसिस को ईजी कर देती हैं। तो इस वजह से भी ये फॉरेन पार्टिकल और सेल्फ पार्टिकल के दरमियान फ़र्क कर लेते हैं और फॉरेन पार्टिकल्स को ही डिस्ट्रॉय करते हैं। अब बुक पे आ जाएं तो बुक पे इन्होंने बताया हुआ कि यहाँ पे पहले पैराग्राफ में कि बॉडी को डिफरेंट जो है फॉरेन पार्टिकल जो है वो एक्सपोज होती है बॉडी, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए बॉडी के अंदर सिस्टम ये मौजूद होता है। अब सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा होता है, तो डायरेक्ट किल कर रहा होता है फैगोसाइटोसिस के जरिए, ये एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहा होता है। उसके बाद ब्लड सेल्स के बारे में बताया गया, उनका जो है इंट्रोडक्शन दिया गया यहाँ पे, और उससे ऑनवर्ड जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं और टाइप्स जो है यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, उससे ऑनवर्ड आ जाएं तो यहाँ पे इनकी जो है कंसंट्रेशन बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इनकी रिस्पेक्टिव ये जो रेशियो है, इस रेशियो को याद ज़रूर करना है, इससे MCQ जो है आ जाता होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन बताई हुई है, ये भी याद करनी है।
उसके बाद ब्लड सेल्स की जेनेसिस की या फॉर्मेशन की बात की हुई है। तो इसी ऑनवर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पे बताया गया कि वाइट ब्लड सेल्स किधर बनते हैं और जो है रेड वाइट ब्लड सेल में ग्रैनुलोसाइट जो है वो बोन मैरो में बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे लिम्फोसाइट है वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बन रहे हैं। ठीक है, इससे आगे जो है मूव करते जाएँ तो लाइफ स्पैन के बारे में बताया हुआ है। ये मैंने बताया कि जो ग्रैनुलोसाइट हैं 4 से 8 घंटे ब्लड में रहते हैं, उसके बाद 4 से 5 दिन टिश्यू में रहते हैं, जबकि मोनोसाइट 10 से 20 घंटे ब्लड में रहते हैं, उसके बाद ये टिश्यू में जाके मैक्रोफेजेज बना देते हैं। ठीक है, और लिम्फोसाइट जो हैं वो बदलते रहते हैं, मतलब ब्लड से टिश्यू में, ब्लड से जाते हैं वो टिश्यू में, टिश्यू से जाते हैं लिम्फ में, लिम्फ से फिर ब्लड में, उनका साइकिल जो है वो चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो मेन जो फैगोसाइटोसिस है उनके बारे में बताया, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेज हैं। ठीक है, अब मैक्रोफेजेज मोनोसाइट से राइज कर रहे हैं, वो जो है लार्ज हो जाते हैं, 60 to 80 माइक्रोमीटर साइज उनका हो जाता है, साइज याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाइट ब्लड सेलें डायबिटीज के जरिए एंटर होने हैं, सारा प्रोसेस जो है एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले मार्जिनेशन और रूलिंग हुई है, उसके बाद डायबिटीज हुई है। ठीक है, उसके बाद ये मेबाइड मूवमेंट के जरिए जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मूवमेंट जो है केमिकल सिग्नल के रिस्पॉन्स में, केमिकल सिग्नल्स कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया या वायरल टॉक्सिन है या टिश्यू के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं डैमेज टिश्यू के, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से हो सकता है, या जो है ब्लड क्लॉटिंग की रिस्पॉन्स में जो रिएक्शन हुआ है उसके रिस्पॉन्स में हो सकता है। तो ठीक है, इस तरह ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करके आगे मूव करते हैं डैमेज टिश्यू तक। ठीक है, अब डैमेज टिश्यू जो है मैक्सिमम में कह रहे हैं कि कीमोटैक्सी जो है 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, लेकिन कोई भी सेल या टिश्यू जो है बॉडी के अंदर वो 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होता कैपिलरी से, तो इजीली जो है कीमोटैक्सिस के जरिए पहुंच जाते हैं डैमेज साइट तक। उसके बाद फैगोसाइटोसिस में बताया हुआ कि बॉडी के अपने सेल्स जो है क्यों बच जाते हैं, तो उसमें बताया हुआ कि वो एक तो स्मूथ होते हैं, दूसरा प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उनके ऊपर, और थर्ड जो है वो ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस बताया हुआ है, एंटीबॉडी जो है फॉरेन पार्टिकल की ऑप्सोनाइजेशन कर रही होती हैं। उसके बाद फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल। ठीक है, इसका प्रोसेस बताया हुआ है। फैगोसाइटोसिस किस तरह होती है, वो सीडोपोड जो है पुट करते हैं, उसके बाद फैगोसाइटिक वेजिकल फैगोसोम बनता है। ठीक है, उसके बाद ये बताया 3 से 20 बैक्टीरिया जो है इनगल्फ कर सकते हैं, मैक्रोफेजेस जो हैं वो ज़्यादा बैक्टीरिया 100 तक इनगल्फ कर सकते हैं, और होल आरबीसी या जो है मलेरियल पैरासाइट उसको इनगल्फ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनगल्फ करने के बाद ये लाइजोसोम या साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल जो इनके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसके साथ ये फ्यूज़ कर जाते हैं, डाइजेस्टिव वेजिकल बनाते हैं जिसमें इनको डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद मैक्रोफेजेस के बाद लाइपेज एंजाइम होता है जो उनकी फॉरेन कोटिंग को, कुछ सेल की, उनको ख़त्म करता है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस जो है किल करते हैं बैक्टीरिया को, उनके पास बैक्टीरियासिडल एजेंट भी होते हैं पेरोक्सिसोम के अंदर जो है सिंथेसाइज हो रहे हैं, जिसमें सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इनके अंदर माइलोपेरोक्सीडेज होता है। माइलोपेरोक्सीडेज जो है ये H2O2 और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कैटालाइज करके ये बना देता है हाइपोक्लोराइड जो वेरी स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियासिडल एजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो लाइजोसोमल डाइजेशन से भी बच जाते हैं, और जो है इनके हाइपोक्लोराइड और बैक्टीरियल एजेंट से भी बच जाते हैं, जिसमें इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया के एग्जांपल दिए। ठीक है, तो वो जो है क्रोनिक डिजीज जो है प्रोड्यूस करते हैं।